दोस्तों नमस्कार। अशोका डिजिटल गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर राजस्थान पुलिस के इस जुनून बैच में आप सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस राजस्थान पुलिस के संदर्भ में ये कड़ी चल रही है और इसके संदर्भ में आप और हम कल मिलकर राष्ट्रपति का जो टॉपिक चल रहा था, राष्ट्रपति की संविधान के अनुच्छेदों के माध्यम से जो स्थिति है, अर्थात अनुच्छेद 52 से 62 तक को आपने और हमने मिलकर कल पढ़ लिया था, उस पर चर्चा कर ली थी। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रपति के संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियों की चर्चा करें तो देखिए, राष्ट्रपति को संविधान में प्रमुख रूप से दो प्रकार की शक्तियां उपलब्ध कराई गई और इन शक्तियों में दोस्तों पहली जो शक्ति होती है राष्ट्रपति को, उसे सामान्य शक्ति के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरी राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है उसे आपातकालीन या संकटकालीन शक्ति के नाम से जाना जाता है। इन दोनों शक्तियों का अर्थात सामान्य शक्तियां जनरल पावर राष्ट्रपति की कौन कौन सी हैं और इमरजेंसी पावर राष्ट्रपति की कौन कौन सी हैं, उनकी आज इस टॉपिक के माध्यम से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां क्या होती है, कौन कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, तो उनकी चर्चा करें तो सामान्य शक्तियों में सबसे पहले दोस्तों जो शक्ति है वो राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं। अब बात करते हैं कि कार्यपालिका शक्तियां होती क्या है। कार्यपालिका शक्तियों के जो शाब्दिक अर्थ लिया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा डे बाय डे अर्थात दिन प्रतिदिन के शासन संचालन में अपनी जिस भूमिका का निर्वहन करते हैं, राष्ट्रपति की उस शक्ति को सामान्य शक्तियों के नाम से और सामान्य शक्तियों में भी कार्यपालिका शक्तियों के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा दिन प्रतिदिन के शासन संचालन में किस तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, उसमें फर्स्ट है संघ के समस्त कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53 में लिखा, अनुच्छेद 53 में लिखा गया कि संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति अर्थात चाहे स्टेट हो चाहे यूनियन अर्थात देश हो, इन सब की सारी जो शासन संचालन की शक्तियां हैं वो भारत के राष्ट्रपति में निहित है। इस बात को अनुच्छेद 53 में लिखा गया है और राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग या तो खुद करेगा या अधीनस्थों अर्थात सहायकों के माध्यम से करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है भारत सरकार की समस्त कार्य विधि अर्थात भारत सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उनका संचालन राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। इस बात का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 77 में। अर्थात भारत का प्रधानमंत्री है, भारत का विदेश मंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई अन्य सदस्य है या किसी दूसरे देश का कोई शासनाध्यक्ष यहाँ आता है और जो भी संधि समझौते किए जाते हैं वो सारे के सारे राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं और इनका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 77 में। ये भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों में इंक्लूड किया जाता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति शासन संचालन के नियम एवं मंत्रियों के मध्य कार्य वितरण के नियम बना सकता है। अनुच्छेद 77 में इस बात को लिखा गया कि शासन का संचालन किस तरीके से किया जाएगा उसके नियम बना सकते हैं और मंत्रियों के मध्य जो कार्य का वर्क डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात कार्य का जो वितरण किया जाता है, कार्य का जो बंटवारा किया जाता है, उसके लिए भी नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है और इसका उल्लेख भी दोस्तों अनुच्छेद 77 में ही किया गया है। नेक्स्ट चर्चा करें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति नेक्स्ट है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा तथा प्रधानमंत्री के परामर्श से अर्थात प्रधानमंत्री के सुझाव से मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करेगा। इस बात का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 75 में। तो ये भी राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्तियों में इंक्लूड किया जाता है कि लोकसभा में बहुमत दल के नेता को भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सहमति से, प्रधानमंत्री की सिफारिश से, प्रधानमंत्री के सुझाए गए नामों के आधार पर बाकी जो सदस्य बचते हैं उन सदस्यों को वो मंत्री परिषद सदस्यों के तौर पर अपॉइंट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा महान्यायवादी। अनुच्छेद 76। अब राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो आर्टिकल 155 में है। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और आर्टिकल 76 में महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है। तो इन दोनों की नियुक्ति करने का कार्य भी भारत का राष्ट्रपति करेगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना इस बात का कि राष्ट्रपति ये नियुक्तियां तो करता है लेकिन राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं करता। अर्थात
केंद्रीय मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री के द्वारा उनको जो नाम भेजे जाते हैं उन्हीं नामों को वो नियुक्त करने के लिए बाध्य हैं। इसके साथ ही महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल का जो वेतन होता है वो वेतन फिक्स नहीं होता है, उसमें यही लिखा जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, अर्थात कितना वेतन मिल रहा है महान्यायवादी को, ये तो महान्यायवादी जाने या फिर राष्ट्रपति जाने। अर्थात महान्यायवादी के वेतन का निर्धारण करने का कार्य भी भारत का राष्ट्रपति करता है। ये भी राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों, नियुक्ति संबंधी शक्तियों में इसको शामिल किया जाता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद सदस्य, राज्यपाल व महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करते हैं। अर्थात जब तक राष्ट्रपति की कृपा दृष्टि है तब तक ये लोग इस पद पर कार्य करेंगे। जिस दिन राष्ट्रपति इन लोगों से पद से त्यागपत्र लेना चाहे, इन लोगों के द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे दिया जाएगा। इसके साथ नेक्स्ट है राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अर्थात शॉर्ट में बोल सकते हैं इसको CAG, अर्थात कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद है अनुच्छेद 148। भाग की बात करें तो भाग का संबंध है 5। इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन आयोग तथा अन्य निर्वाचन आयोग। अब भारत के इलेक्शन कमीशन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 324 से 329 के मध्य। इसके साथ ही संघ लोक सेवा आयोग अर्थात UPSC अनुच्छेद 316, ठीक है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के अध्यक्ष एवं सदस्यों की भी नियुक्ति करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अनुसूचित जाति अर्थात SC शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 338, अनुसूचित जनजाति अर्थात ST, आर्टिकल 338 सब क्लोज A, तथा पिछड़ा वर्ग अर्थात OBC आयोग, OBC अदर बैकवर्ड क्लास या अदर बैकवर्ड कमीशन, और इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 340 का गठन करते हैं, सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। अर्थात SC, ST, OBC आयोग की नियुक्ति करेगा। इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? तो आपका आंसर रहेगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इसके साथ ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। अर्थात ये सारे के सारे गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्थाएं हैं। राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के मध्य समन्वय अर्थात विवाद उपस्थित होता है तो उसको दूर करने के लिए, समन्वय स्थापित करने के लिए अंतरराज्य परिषद आर्टिकल 263 का गठन करता है। और इस अंतरराज्यीय परिषद का जो गठन हुआ वो अनुच्छेद 263 के आधार पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य यदि किसी बात को लेकर विवाद है तो उस विवाद का निपटारा करने के लिए इसका कार्य किया जाता है। इस अंतरराज्यीय परिषद की अध्यक्षता भारत के गृह मंत्री के द्वारा की जाती है और जो स्टेट होते हैं उनके मुख्यमंत्री इसके सदस्य के तौर पर कार्य करते हैं। राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश अर्थात केंद्र शासित बोल दो या संघीय क्षेत्र बोल दो, इनके प्रशासन के लिए प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर या उपराज्यपाल जहां विधानसभाएं कार्यरत हैं उनकी नियुक्ति करेगा। कौन से अनुच्छेद के आधार पर? अनुच्छेद 239 के आधार पर। इसके साथ ही राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन भी संभालता है। अनुच्छेद 339 के आधार पर इस बात का उल्लेख किया गया। अर्थात जैसे नागालैंड है, मणिपुर है, ठीक है, इसके साथ ही पश्चिमी बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र है। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट के ऐसे क्षेत्र हैं जो मीन्स अनुसूचित जाति और जनजातियों के संबंध में हैं, वहां के प्रशासन को संचालित करने का कार्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उसके मार्फत किया जाता है और इस बात का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 339 में। इसके साथ ही राष्ट्रपति दिल्ली अर्थात NCR और पांडिचेरी, अब ये पुडुचेरी हो गए हैं, इनके मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अर्थात भारत में वर्तमान समय में जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें 2 ही केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, जिनमें विधानसभाएं कार्यरत हैं। और जब विधानसभा है तो विधानसभा में
मीन्स विधानमंडल की जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल में निहित होती हैं। तो यहाँ इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर अर्थात उपराज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई। और ये जो उपराज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करेगा। साथ ही इन दोनों स्टेटों के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति करने का कार्य भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह प्रशासन तथा विधान संबंधी प्रस्तावों के बारे में मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राष्ट्रपति को देगा तथा राष्ट्रपति में सूचनाएं स्वयं भी, अर्थात ये राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री उपलब्ध कराए या राष्ट्रपति खुद भी प्रधानमंत्री से ऐसी सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रपति किसी एक मंत्री के निर्णय को संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विचारार्थ रखवा सकता है। इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 78 में किया गया है। इसके साथ ही ये जो शक्तियां थी, एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं आपके साथ, ये राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां थी? ये राष्ट्रपति की नियुक्ति या कार्यपालिका संबंधी शक्तियां थी। तो हमने पहले इसमें पढ़ा अनुच्छेद 53 में सारी की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसके साथ ही भारत सरकार के संपूर्ण कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे अनुच्छेद 77 में। इसके साथ ही अनुच्छेद 77 में राष्ट्रपति मंत्रियों के मध्य कार्यों के वितरण के लिए एवं मंत्रियों के मध्य कार्यों के संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति रखता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं आर्टिकल 75 में, और प्रधानमंत्री के द्वारा सुझाए गए नामों पर मंत्रिपरिषद सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इसके साथ ही राज्यपाल अनुच्छेद 155, महान्यायवादी अनुच्छेद 76 की नियुक्ति करता है, और मंत्रिपरिषद राज्यपाल व महान्यायवादी के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर कार्य करते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अर्थात आर्टिकल 148 में इसकी नियुक्ति करते हैं। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग 324 में नियुक्ति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के 316 के आधार पर नियुक्ति करते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति आर्टिकल 280 के आधार पर करते हैं। अनुसूचित जाति आर्टिकल 338, अनुसूचित जनजाति 338 सब क्लोज है, अन्य पिछड़ा वर्ग आर्टिकल 340 के तहत अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करने का कार्य करते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, मानवाधिकार आयोग, इसके साथ ही मीन्स राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि विदेशों में राजदूत, उच्चायुक्त, इन सबकी नियुक्ति करने का कार्य करते हैं। केंद्र व राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है आर्टिकल 263 के आधार पर। तो ये जो शक्तियां हैं, इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन करते हैं। इसके साथ ही दिल्ली एवं पुडुचेरी के राज्यपाल, उपराज्यपाल एवं उसके साथ ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ये सारी की सारी शक्तियां राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियां मानी जाती हैं? तो यहां आपका आंसर रहेगा राष्ट्रपति की नियुक्ति या कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। नेक्स्ट दोस्तों, राष्ट्रपति की दूसरी शक्तियां हैं विधायी शक्तियां। अब मैं चर्चा करूं कि विधायी शक्तियां होती क्या है। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा कानून निर्माण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जिस भूमिका का निर्वहन करता है, राष्ट्रपति की उन शक्तियों को विधायी शक्तियों के नाम से जाना जाता है। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाया गया। इसके 2 सदन हैं, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। राज्यसभा में कोई विधेयक रखा, वहां से पारित हुआ, लोकसभा में जाएगा, या लोकसभा में विधेयक रखा, लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा में जाएगा। अर्थात जैसी विधेयक की प्रकृति है उसी तरीके से दोनों सदनों में उसको पहले रखा जाएगा, उसके बाद पारित किया जाएगा। दोनों सदनों से पारित होने के बाद वह विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास जाते हैं, और राष्ट्रपति जब उस विधेयक पर हस्ताक्षर करता है तो उस हस्ताक्षर के साथ ही वह विधेयक कानून का स्वरूप या आकार ग्रहण कर पाता है। राष्ट्रपति की इन शक्तियों को प्रमुख रूप से विधायी शक्तियों के नाम से जाना जाता है। तो इसमें चर्चा करें पहले आर्टिकल 79 का संबंध है राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा से मिलकर होता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 80 राष्ट्रपति राज्यसभा में 4 क्षेत्रों के आधार पर, ध्यान रखना है दोस्तों, 4 क्षेत्रों के आधार पर। अब ये 4 क्षेत्र कौन से? साहित्य, और इसको भी सीरियल पूछे तो थोड़ा सा ध्यान देना। पहले शब्द आएगा
साहित्य, उसके बाद आएगा विज्ञान, फिर तीसरा शब्द आएगा कला, और फिर चौथा शब्द आएगा समाज सेवा। ये पिछली बार स्कूल लेक्चरर राजस्थान में पूछा गया, इनका सीरियल पूछ लिया गया था। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र में विशेषज्ञ अर्थात प्रसिद्धि प्राप्त 12 व्यक्तियों को मनोनीत करता है। और ये मनोनयन की जो पद्धति है ये किस देश के संविधान से ली गई? तो दोस्तों यहाँ आपका आंसर रहेगा आयरलैंड के संविधान से। अब ये जो 12 सदस्य हैं इनको मनोनयन करने का कार्य राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं करता। इनको मनोनयन करने का कार्य राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए नामों के आधार पर इनको मनोनीत करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 331। अब अनुच्छेद 331 का संबंध है एंग्लो इंडियन। देखिए राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन या इसके स्थान पर शब्द यूज में लिया जा सकता है आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को यदि उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ तो मनोनीत करेगा। मान के चलें 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, एक लोकसभा में निर्वाचित होके आ गया तो फिर एक को ही मनोनीत करेगा, या दोनों निर्वाचित होके आ गए तो फिर एक को भी नहीं करेगा। अर्थात पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होने पर 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में नॉमिनेट करने का कार्य करता है। लेकिन वर्तमान समय में इस व्यवस्था को मीन्स 2026 तक, जब तक संसद का लोकसभा की सदस्य संख्या का पुनर्गठन होगा तब तक इसको मीन्स टेम्परेरी तौर पर स्थगित कर दिया गया है। अर्थात एंग्लो इंडियन होते क्या, पहले तो इसको समझिए। ऐसा व्यक्ति जिसके पिता या पिता मैं नहीं है पिता मह है, या पितृवंश में से कोई व्यक्ति यूरोपियन मूल का हो, ठीक है। 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा यह व्यवस्था निरसन अर्थात समाप्त कर दी गई। और कब से लागू किया गया इसको दोस्तों ध्यान रखना, 25 जनवरी 2020 से इसको लागू भी कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 85। अब 85 में प्रमुख रूप से 2 बातों का उल्लेख किया गया है, 85 और 85 सब क्लोज 1। 85 लोकसभा का जो साधारणतः कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष से पूर्व यदि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भंग करे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर तो इस अनुच्छेद के आधार पर करेगा। इसके साथ ही 85 सब क्लोज 1 के आधार पर संसद के 3 अधिवेशन या सत्र होते हैं। पहला बजट सत्र होता है, दूसरा हम कह सकते हैं उसको मानसून सत्र या ग्रीष्मकालीन सत्र, और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। ये जो तीनों सत्र होते हैं इन सत्रों या अधिवेशनों को बुलाने अर्थात आहूत करने एवं उनका समापन अर्थात सत्रावसान करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसका उल्लेख भी अनुच्छेद 85 में किया गया। अर्थात राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, उसका सत्रावसान अर्थात उसको स्थगित करता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। यद्यपि इस शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 86। अब अनुच्छेद 86 का संबंध है प्रत्येक आम चुनाव। अब आम चुनाव लोकसभा का चुनाव होता है क्योंकि पूरे देश में एक साथ होता है, इसलिए इसे आम चुनाव के नाम से जाना जाता है। के बाद वे प्रतिवर्ष प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम सत्र के स्थान पर आप यहां लिख सकते हो बजट सत्र से पूर्व, बजट सत्र से पूर्व संसद को संबोधित करता है तथा उसमें संसद को संदेश भेजने का अधिकार भी उसको प्राप्त है। कौन से आर्टिकल के आधार पर? अनुच्छेद 86 के आधार पर। अब बात आती है अनुच्छेद 87। संसद के किसी एक सदन या दोनों सदनों, अब देखिए दोस्तों ये संयुक्त बैठक नहीं है, यहां शब्द आएगा संयुक्त अधिवेशन, क्योंकि यह संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता ही होता है। जबकि संयुक्त बैठक तो विवाद के कंडीशन में उपस्थित होगी,
जब दोनों सदनों के मध्य विवाद हो, लोकसभा और राज्यसभा के मध्य, तो उस विवाद का उल्लेख आर्टिकल 108 में रहेगा। संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 87। तो राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन या दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन जिसमें राष्ट्रपति अभिभाषण करता है। अब एक शब्द है भाषण और दूसरा शब्द अभिभाषण। भाषण क्या होता है? भाषण का मतलब है मेरे हाथ में कोई लिखित में कोई सामग्री हो, कोई पेज हो या लिखा हुआ कोई कागज हो, उसको मैं उसी तरीके से देख के बोलूं, तो वो तो कहलाएगा भाषण। जबकि वो तो कहलाएगा अभिभाषण। जो रिटर्न में लिखित में मेरे को मिल जाए वो अभिभाषण होगा। और जैसे अब मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं, मेरे पास कोई लिखित सामग्री नहीं है, मेरे मस्तिष्क में जो विचार आ रहे हैं मैं उनको आपके सामने प्रकट कर रहा हूं, तो इस स्थिति को नाम दिया जाता है भाषण। और राष्ट्रपति जो अभिभाषण प्रस्तुत करता है वो भारत का कैबिनेट सचिव अर्थात मंत्री परिषद का जो सचिव होता है वो उसको तैयार करता है, और उसमें केवल और केवल सरकार की उपलब्धियों का बखान करना होता है, वो उसको पढ़ने का कार्य करता है। तो इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 87 में। नेक्स्ट चर्चा करें कि अनुच्छेद 88। अब अनुच्छेद 88 का दोस्तों जो संबंध है, अनुच्छेद 108 का जो संबंध है वो संसद की संयुक्त बैठक से लिया जाता है। किससे लिया जाता है? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? 108 में। अब ये होती क्यों है? देखिए, राष्ट्रपति साधारण विधेयक को लेकर दोनों की सहमति ना बन पाने पर, ध्यान रखना साधारण विधेयक है, संयुक्त बैठक संविधान संशोधन एवं धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक आयोजित नहीं की जाती, क्योंकि ये दोनों के दोनों विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से प्रस्तुत किए जाते। केवल किसमें? साधारण विधेयक को लेकर। यदि सहमति नहीं बन पाती है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक, अब यहां अधिवेशन की जगह आप लिखोगे संयुक्त बैठक का आयोजन कर सकता है। यद्यपि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, और इस संयुक्त बैठक का जो प्रावधान किया गया अनुच्छेद 108 में किया गया। अब ध्यान दें, यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित है तो इसकी जगह लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, और ये दोनों ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हैं, तो उस समय राज्यसभा का पदेन सभापति अध्यक्षता नहीं करेगा। उस समय राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्षता करेगा आर्टिकल 118 सब क्लॉज 4 के आधार पर। इसकी अध्यक्षता करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है दोस्तों अनुच्छेद 103। अब 103 का संबंध है संसद सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवादों के कारण उत्पन्न अयोग्यता का निर्णय भारत का राष्ट्रपति केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से करता है। अब इसमें दो प्रकार की अयोग्यताएं होती हैं। यदि बात आती है आयु संबंधी अयोग्यता, तो इसका निर्धारण कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा। किसके परामर्श से करेगा? केंद्रीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से करेंगे। दूसरी अयोग्यता होती है दल बदल के आधार पर, तो इसका निर्धारण कौन करेगा? तो इसका निर्धारण दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति व उपसभापति, और सभापति से पहले शब्द जुड़ेगा पदेन सभापति। व उपसभापति का पद रिक्त होने पर संसद के किसी भी सदस्य को अधिकृत कर सकता है। यह कार्य भी किसको दिया गया? भारत के राष्ट्रपति को दिया गया विधायी संबंधी शक्तियों में। नेक्स्ट है अनुच्छेद 111।
111 का संबंध है राष्ट्रपति की वीटो पावर से माना जाता है। वीटो। अब भारत में तो जो वीटो है वो केवल और केवल जेबी वीटो का प्रयोग किया गया। इसके अलावा जो अन्य वीटो के प्रकार हैं, जैसे अत्यंतिक वीटो होती है, वो भारत के संदर्भ में नहीं है। निलंबनकारी वीटो है, वो भारत के संबंध में नहीं है। तो इस पर चर्चा करें। राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृत कर सकता है या अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अर्थात अस्वीकृत या विधेयक को पुनः विचार हेतु लौटा सकते हैं। लेकिन यदि संसद विधेयक को पुनः विचार के पश्चात संशोधन के साथ या संशोधन के बिना राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 111 में इस बात की व्यवस्था की गई। अब मंत्री परिषद के परामर्श से साधारण विधेयक, सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक राष्ट्रपति इनको स्वीकृत कर सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं, स्वविवेक से पुनः इन पर विचार कर सकते हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए इनको अस्वीकृत नहीं किया जाता, स्वीकृत किया जाता है। संविधान संशोधन संबंधी जो विधेयक होते हैं उनके संबंध में भी वो भी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए वो भी राष्ट्रपति को स्वीकृत करने होते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को स्वीकृत अस्वीकृत कर सकते हैं, वह मंत्री परिषद के परामर्श से करता है। इसे राष्ट्रपति का अत्यंतिक वीटो कहते हैं। ध्यान रखना, भारत का राष्ट्रपति साधारण विधेयकों के संबंध में किसी विधेयक को स्वीकृत करे, अस्वीकृत करे, और ये कार्य वो मंत्री परिषद के परामर्श से करेगा। राष्ट्रपति की इस शक्ति को अत्यंतिक वीटो के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को स्वविवेक से पुनः विचार के लिए मंत्री परिषद के पास लौटा सकता है या लोकसभा के पास संसद को लौटा सकता है। तो इस लौटाने को ही राष्ट्रपति की निलंबनकारी वीटो के नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही राष्ट्रपति धन विधेयक को स्वीकृत अस्वीकृत कर सकते हैं, लेकिन पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता। सामान्यतः धन विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति दे देता है। क्यों देता है? क्योंकि वह उसकी पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को न तो अस्वीकृत कर सकते हैं, नहीं पुनः विचार हेतु लौटा सकते हैं, अर्थात अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति क्या है? बाध्य। ध्यान रखना, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, ये दोनों के दोनों विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं, इसलिए राष्ट्रपति इनको स्वीकृत करने के लिए बाध्य है। और ये व्यवस्था कब से लागू हुई है? तो ये व्यवस्था 24वें संविधान संशोधन से इसे लागू करने का कार्य किया गया। मूल संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट है दोस्तों, ये भारत में है कि ये जेबी वीटो क्या होती है। जेबी वीटो राष्ट्रपति के किसी विधेयक पर अनुमति देने की कोई समय सीमा नहीं है, अर्थात वो न तो उस विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं और न उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने से मना करते हैं। समय सीमा का अभाव है, अतः राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करता, अर्थात न तो उसे स्वीकृत करेगा और न ही अस्वीकृत करता है और न ही पुनः विचार के लिए लौटाता है। जैसे 1986 में ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा राजीव गांधी सरकार के द्वारा डाकघर संशोधन विधेयक बिल पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया, क्योंकि वह विधेयक प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करता था। राष्ट्रपति ने उसको वापस लौटाया और ने उस पर हस्ताक्षर किए। तो जो ऐसी स्थिति होती है उसको जेबी वीटो के नाम से जाना जाता है। और भारत के एकमात्र राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ही हैं जिन्होंने 1986 में डाकघर संशोधन बिल पर जेबी वीटो के अधिकार का प्रयोग करने का कार्य किया था। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा आरक्षित किए गए राज्यों के विधेयकों को भी स्वीकृत करता है। जैसे अनुच्छेद 201 में अस्वीकृत या राज्य विधानमंडल को पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। यद्यपि राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः विचार के बाद भेजे गए विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है। ये आर्टिकल 200 में लिखा गया, अर्थात उसको लगता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा विधेयक जो वापस आया है उसकी प्रकृति में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ, तो वो उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 132। राष्ट्रपति, ये देखिए दोस्तों 132 नहीं है, ये आर्टिकल है 123।
अनुच्छेद 123। 123 के आधार पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अब बात करूं अध्यादेश क्या होते हैं। जब संसद का अधिवेशन या सत्र नहीं चल रहा हो और किसी महत्वपूर्ण विषय पर तत्काल कानून निर्माण की आवश्यकता हो तो प्रधानमंत्री के निवेदन पर राष्ट्रपति के द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है किसी कानून के विषय को लेकर, उसे अध्यादेश के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति को संतुष्टि हो जाए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी जिन पर अविलंब कार्यवाही आवश्यक है तथा संसद का सत्र नहीं चल रहा है, केवल एक सत्र चल रहा हो, तो राष्ट्रपति उन आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश का प्रभाव संसदीय विधि अर्थात कानून के समान होता है। तो अनुच्छेद 123 के आधार पर भारत का राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह या इसके स्थान पर दूसरा शब्द आपको मिलेगा 42 दिन के अंदर अंदर संसद अध्यादेश को पारित कर देती है तो वो आगे भी कानून के तौर पर लागू रहेगा, और यदि पारित नहीं करती है तो उसको क्या मान लिया जाएगा, समाप्त मान लिया जाएगा। कपूरवाद 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अध्यादेश जारी करने के संबंध में राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भावनापूर्ण, स्वेच्छाचारी या विवेक रहित होने पर न्यायालय में प्रश्नगत किया जा सकता है। अर्थात राष्ट्रपति के अध्यादेश संबंधी स्थिति को क्या न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो आपका आंसर रहेगा दी जा सकती है। लेकिन कब? 1970 से कपूरवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में अपना डिसीजन, निर्णय देने का कार्य किया। राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग, अन्य संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग तथा अन्य आयोगों की स्थिति संसद के समक्ष रखवाते हैं। ये स्थिति की नहीं है दोस्तों, यह शब्द रहेगा कि इनकी रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाने का कार्य करता है। राष्ट्रपति अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन दीव के प्रशासन के लिए नियम बना सकते हैं, पांडिचेरी के लिए नियम बना सकते हैं। जब विधानसभा भंग हो तो या सत्र नहीं चल रहा हो तो उस कंडीशन में इन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने का कार्य, कानून बनाने का कार्य भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये भी राष्ट्रपति की कौन सी शक्तियों में इंक्लूड की जाती है? विधायी शक्तियों में इसको इंक्लूड करने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, जो वित्तीय शक्तियां हैं ये कल की क्लास में आप और हम मिलकर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।